गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी ऑनलाइन क्लास में हम अपने केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाइन्थ चैप्टर जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री थी, वो कंप्लीट हो गई पिछली क्लास में। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कौन सा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन, विद्युत रसायन। चैप्टर के नाम से ही पता लग गया होगा, इसमें हम विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के परिवर्तनों की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी जाए वैद्युत रसायन की, वैद्युत रसायन की हम डेफिनेशन देखें तो देखो, दो चीज होती हैं। एक तो होती है आपकी केमिकल एनर्जी, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, और एक होती है विद्युत ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा रासायनिक पदार्थों से प्राप्त होती है, और विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। तो रासायनिक ऊर्जा से तो विद्युत ऊर्जा मिले, और विद्युत ऊर्जा से हमें रासायनिक ऊर्जा मिले। विद्युत रसायन में हम क्या करते हैं? विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जाओं के परस्पर अंतर परिवर्तन का अध्ययन करते हैं कि हम किस प्रकार से रासायनिक पदार्थों की क्रिया से, रासायनिक क्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, और किस प्रकार विद्युत ऊर्जा का उपयोग करके रासायनिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, रसायन प्राप्त कर सकते हैं। तो इन दोनों का ही इस चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा, दोनों काम करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे हम। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? भौतिक विद्युत रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विद्युत, विद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जाओं के परस्पर, के परस्पर अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वैद्युत रसायन कहलाती है, वह विद्युत रसायन कहलाती है। ठीक है भाई। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जाओं के परस्पर अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, वैद्युत रसायन कहलाती है। मतलब रासायनिक ऊर्जा को तो विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करेंगे, रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करेंगे। अब बात आती है कि इस परिवर्तन के लिए
विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने के लिए, या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए जो उपकरण या युक्ति काम में लेते हैं, डिवाइस काम में लेते हैं, उस युक्ति को हम बोलते हैं सेल। उस युक्ति को क्या बोलते हैं? सेल। तो सबसे पहली हमारी टर्म क्या होगी? सेल। क्या टर्म है हमारी? सेल। सेल क्या है? वह उपकरण या युक्ति, डिवाइस, वह उपकरण या युक्ति जो विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा का आपस में, विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के आपस में अंतर परिवर्तन, अंतर परिवर्तन के लिए प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। सेल कहलाती है, सेल कहलाती है। तो जिस उपकरण द्वारा हम विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, उस उपकरण को ही हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। ठीक है। अब सेल है जो दो प्रकार के होते हैं। क्यों? क्योंकि परिवर्तन दो प्रकार का हो रहा है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कोई सेल बदल रहा है तो वो विद्युत रासायनिक सेल होगा, और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कोई सेल बदल रहा है तो वो विद्युत अपघटनी सेल होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो सेल है जो दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत अपघटनी सेल और एक विद्युत रासायनिक सेल, या जिसे वोल्टीय सेल या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपन सेलों के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सेल दो प्रकार के होते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट? मैं ये रफ कर रहा हूं। अब देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, एक तो विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल, एक तो होता है विद्युत रासायनिक सेल और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हाँ भाई, विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं? वह सेल जो जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब रासायनिक पदार्थों से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, उसको हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो वह सेल, वह सेल
जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। इसे हम वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। वोल्टीय सेल है जो आपका क्या है, विद्युत रासायनिक सेल ही है। इधर क्या होगा, इसका अपोजिट। यहां तो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा परिवर्तित हो रही है, इधर क्या होगा, वह सेल जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ये क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी सेल। दूसरी चीज, जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें बाह्य परिपथ में धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। विद्युत धारा का चालन किसके कारण होता है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण। इसमें विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के चालन के कारण होता है। जो विद्युत अपघटनी सेल है, इसमें धारा का चालन आयनों के कारण होता है। इसमें धारा का चालन आयनों के कारण होता है। ठीक है भाई, ये भी इन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसमें आयन भी प्रवाहित होते हैं, लेकिन बाह्य परिपथ में जो धारा का प्रवाह है वो इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होगा। तीसरा क्या है, जो विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें स्वतः प्रक्रम होता है, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। मतलब डेल्टा जी का मान नेगेटिव होता है। गिब्स मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। स्वतः अभिक्रियाएं होती हैं, उनके फलस्वरूप इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, दूसरे का अपचयन होता है। ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में आप पढ़ चुके हो 11वीं क्लास में, और 11वीं क्लास में मैंने आपको ये वोल्टीय या गैल्वेनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल के बारे में भी पढ़ाया था। तो आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जो 11वीं क्लास के नोट्स हैं उनको एक बार पढ़ जरूर लें, रिपीट कर लें, तो उसके बाद ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 11वीं क्लास का जो ऑक्सीकरण अपचयन वाला चैप्टर था, उसमें ऑक्सीकरण अपचयन के बाद जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू होती है उसको आप जरूर पढ़ लें। हाँ भाई, इसमें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है। तो इसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। डेल्टा जी नेगेटिव। जबकि इसमें स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम नहीं होता। हम विद्युत धारा प्रवाहित करके रासायनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो विद्युत ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं।
इसलिए ये अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम है। इसमें अस्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होता है, इसलिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। डेल्टा जी क्या होगा? पॉजिटिव। चौथा, इनका जो ताप बढ़ाने पर, जो आपके विद्युत रासायनिक सेल है, इनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और चालकता घट जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। यहां पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि आयनों की गतिशीलता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान घट जाता है, कम हो जाता है। तो ये आपके विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर हो गया। अगर आपको याद नहीं है तो मैंने जो धातु क्रम वाला चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने एक मेथड बताया था धातुओं के शुद्धिकरण के लिए, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। उसमें अपन ने तांबे को शुद्ध किया था, तो वहां पर जो सेल काम में लिया था वो सेल विद्युत अपघटनी सेल ही था। विद्युत अपघटनी सेल में तो क्या करते हैं हम, एक पदार्थ के जलीय विलयन या उसको गालित अवस्था में लेते हैं, इलेक्ट्रोड लगाते हैं और उसमें विद्युत स्रोत जोड़ देते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। ये एनोड और ये कैथोड। तो हमें कैथोड पर या एनोड पर रासायनिक पदार्थ प्राप्त हो जाता है, पदार्थ का अपघटन हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया आपका विद्युत अपघटनी सेल। अभी डिटेल से और पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और जो आपका विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें क्या किया जाता है, दो धातुओं की छड़ों को अलग अलग अर्ध सेल बनाए जाते हैं। ये अर्ध सेल में ले लेते हैं, एक को यहां और एक को यहां, और इन धातुओं के लवणों का ही विलयन भर लेते हैं इनमें। जैसे इसमें ZnSO4 है, इसमें CuSO4, ये Cu की छड़, ये Zn की छड़, और फिर इनका संबंध हम वोल्टमीटर से कर देते हैं इस तरह से। तो यहां पर ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण अपचयन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप इसमें इलेक्ट्रॉन बहने लग जाते हैं। इलेक्ट्रॉन जिधर मूव करते हैं, विद्युत धारा की दिशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये इन दोनों का बेसिक अंतर है दोनों में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपको माइंड में भी रखना है आपके। आप अपन पहले ये समझ लीजिए, ये चैप्टर दो भागों में बटा हुआ है। आधे पार्ट में हम विद्युत रासायनिक सेल को पढ़ेंगे और आधे पार्ट में हम विद्युत अपघटनी सेल को पढ़ेंगे। तो पहले अपन विद्युत अपघटनी सेल को देखेंगे, उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका। हाँ भाई, ये साफ कर रहा हूं मैं।
विद्युत अपघटनी सेल। विद्युत अपघटनी सेल। देखो विद्युत अपघटनी सेल क्या है? वह सेल जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, जिस सेल के द्वारा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें परिवर्तित करते हैं? केमिकल एनर्जी में। ठीक है ना? विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करने के लिए जो युक्ति काम में आ रही है वो विद्युत अपघटनी सेल या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहलाता है। अब इसमें होता क्या है कि हम किसी रासायनिक पदार्थ की गलित अवस्था या जलीय विलयन को भर लेते हैं और उसमें इलेक्ट्रोड लगा देते हैं धातु के, और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो यहां पर देखो क्या क्या चीज काम में आ रही है आपके। विद्युत स्रोत है, इसमें जिस पदार्थ का विलयन भरते हैं, या तो ये जलीय विलयन लिया जाता है पदार्थ का, या उसकी गलित अवस्था लेते हैं, पिघला हुआ। जिस पदार्थ की जलीय विलयन या गलित अवस्था में से विद्युत धारा का चालन होता है उस पदार्थ को बोलते हैं हम विद्युत अपघट्य। उस पदार्थ को क्या कहते हैं? विद्युत अपघट्य। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट। ये आपका कैथोड हो जाता है, ये एनोड। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं 11वीं क्लास का। विद्युत अपघट्य, विद्युत अनपघट्य क्या है, क्योंकि इसमें काम में आएंगे बार बार ये वर्ड, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य। और विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना? ये एक विद्युत अपघटनी सेल है। उसके बाद इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखेंगे, किस प्रकार से प्रक्रियाएं संपन्न होती है वो सब देखेंगे। विद्युत अपघट्य या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन या पिघली हुई अवस्था में से विद्युत धारा का चालन होता है। वे पदार्थ जो अपने जलीय विलयन या गलित मोल्टन फेज, गलित अवस्था में विद्युत धारा का चालन करते हैं। विद्युत धारा का चालन करते हैं। क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो जिस पदार्थ का विलयन लोगे या जिसको पिघला के आप लोगे, सेलों में डालोगे, उस पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य दो प्रकार का होता है। देखो कोई भी पदार्थ, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ठोस अवस्था में, जितने भी आयनिक पदार्थ हैं वो ठोस अवस्था में धारा का चालन नहीं करते, लेकिन जब उनको जल में घोल लिया जाता है या उनको पिघला लिया जाता है, पिघली हुई अवस्था में लेते हैं, तो उनमें से धारा का चालन हो जाता है, क्योंकि उनके मध्य का वैद्युत आकर्षण बल टूट जाता है। मैंने आयनिक यौगिकों के गुणों में ये चीज लिखाई है, ठीक है ना? तो ये दो प्रकार के होते हैं विद्युत अपघट्य, दो प्रकार के हैं। ये दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होते हैं? वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जो अपने जलीय विलयन में, जो अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, हो जाते हैं 100%, जिनका आयनन 100% होता है, प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार, या प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से बने लवण, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से बने लवण, या दुर्बल अम्ल प्लस प्रबल क्षार से बने लवण। मतलब प्रबल होना चाहिए, एक चीज क्या हो प्रबल, ये भी लवण है, ये भी लवण है, या तो लवण है जो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हो, या लवण दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बना हो, या प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार जो होते हैं वो भी क्या होते हैं आपके प्रबल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे आते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य वे विद्युत अपघट्य, वे विद्युत अपघट्य जिनका अपने जलीय विलयन, जिनका अपने जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन नहीं होता, आयनन नहीं होता, मतलब इनका जो वियोजन है वो 100% नहीं होता, 10%, 20%, 30% होगा। अर्थात वियोजन 100% नहीं होता। क्या कहलाते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्यों के उदाहरण देखें हम तो दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, या आपके अच्छा इसमें एक वो भी आ जाएगा प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से बने लवण, प्रबल क्षार दोनों प्रबल हो, या आपके दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार से बने लवण, से बने लवण। तो ये आपके क्या हो गए? विद्युत अपघट्य और उनके प्रकार हो गए। इसमें आप प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से बने लवणों को ले सकते हो, प्रबल अम्लों को ले सकते हो, प्रबल क्षार को ले सकते हो। इसमें दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, और ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार, ये चीजें मैं 11वीं क्लास में करा चुका हूँ। तो अम्ल क्षार वाला चैप्टर भी एक बार देख लेना, कौन कौन से प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल तो आपको पता ही है, HCl, H2SO4, HNO3, ये
प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल कार्बनिक अम्ल होते हैं, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। ऐसे प्रबल क्षार का भी आपको पता है NaOH, KOH, तो NaCl, K2SO4, ठीक है ना, KNO3, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। दुर्बल विद्युत अपघट्य में दुर्बल अम्ल आएंगे, जैसे आपका CH3COOH, या दुर्बल क्षार आएंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये, या इनसे बने लवण आ जाएंगे CH3COONH4, अमोनियम एसीटेट। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आज अपन ने विद्युत अपघटनी सेल को शुरू भी नहीं कर पाए हम, केवल हमने विद्युत अपघट्यों के प्रकार देखे हैं। कल की क्लास में हम विद्युत अपघटनी सेल को शुरू करेंगे, काफी बड़ा है ये। तो विद्युत अपघटनी सेल में किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं, क्या क्या ध्यान रखना है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे क्वेश्चन देखेंगे।